स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि अपने जो लास्ट लेक्चर में यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट कराई थी, आज अपन उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज अपन इसमें ट्रेडिंग के कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे और पी एंड एल को समझेंगे। तो गाइस अपन जो इलस्ट्रेशन करने वाले वो आपके आईसीआई के द्वारा जो मॉड्यूल दिया गया उसके अपन करने वाले हैं। तो पहला इलस्ट्रेशन अपन ट्रेडिंग का ले रहे हैं जो कि पेज नंबर 7.10 पे दिया हुआ है। गाइस कितने पे दिया हुआ है? 7.10, ये आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 7.10। इसमें इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ऑफ मैसेज त्रिपाक्षी शोज फॉलोइंग डिटेल। यानी कि अपन को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तो पर्टिकुलर डीआरसीआर में परचेज एंड सेल दे रखी है, डेटर एंड क्रेडिटर, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और कैपिटल। और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है क्रेडिटर बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2019 यानी 3 लाख, यानी कि अपन को ओपनिंग क्रेडिटर दिए हुए हैं और ये जो पूरे बैलेंसेस दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 2020 के। ठीक है, अभी हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि अपन को सीओजीएस फाइंड आउट करनी है, एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर, और अपन ने क्रेडिटर को कितना अमाउंट पेड किया ड्यूरिंग द ईयर ये हमसे निकलवा रहा है। ठीक है, दोनों चीज को अपन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज समझते हैं। तो जैसे अपने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, क्लोजिंग स्टॉक का सबसे बड़ा फैक्टर था कि ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है तो क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है तो क्या करते हैं, तो वो अपन को रटना नहीं था, समझना। तो जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर में समझाया, एक बार अपन यहाँ पे भी समझते हैं। तो भाई जरा इसको ध्यान से समझना, परचेज अंदर दी हुई है ट्रायल बैलेंस के और क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर दिया हुआ है। इसका मतलब क्लोजिंग जो स्टॉक है वो परचेज में से क्या होके आया है जी, एडजस्ट होके आया है। ये बात अपन को समझनी है। तो अगर ये एडजस्ट हो गया, इसका मतलब ये परचेज में से लेस करके दिखा रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक अलग दिखा रखा है, परचेज अलग दिखा रखी है। इसका मतलब अगर अपन को सीओजीएस चाहिए तो सीओजीएस के जरा फॉर्मूला अपन समझते हैं जी, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जी ये फॉर्मूला होता है सीओजीएस का। ठीक है जी, सीओजीएस का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है सेल्स माइनस जीपी करेंगे तो भी सीओजीएस निकल के आएगी। लेकिन अपन इसको समझते हैं, तो अपन के लिए इसमें परचेज दी हुई है, इसका मतलब अपन को इसमें परचेज चाहिए, तो पहले अपन टोटल परचेज कैसे निकालेंगे, ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो अपन इसको निकालते हैं टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो जरा ध्यान से समझना कि इसमें जो अपन को परचेज दी हुई है टोटल, मैंने अपन को परचेज ड्यूरिंग द ईयर निकालनी, तो इसमें देखो सबसे पहले जो परचेज दी हुई है उसकी बात कर लेते हैं। परचेज जो अपन को ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है वो दी हुई है जी 10 लाख। कितने की दी हुई है जी? 10 लाख। इसमें अपन ऐड कराएंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्या ऐड कराएंगे? क्लोजिंग स्टॉक। कितने का दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक आपको? 3 लाख का। तो अगर अपन इसमें 3 लाख ऐड कराएंगे तब जाके टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर जो अपन ने करी है वो निकल के आएगी 13 लाख की। आई बात समझ में गई? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो मैंने क्या बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है इसका मतलब वो परचेज में से लेस हो गया है, तो इसका मतलब परचेज जो दिखा रखी है वो क्लोजिंग स्टॉक लेस करके दिखा रखी है 10 लाख। अपन को इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हम निकाल पाएंगे कि टोटल परचेज कितनी है जी, 13 लाख की टोटल अपनी परचेज आई है। आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा। अब अपन निकालना है इसमें सीओजीएस, बहुत सिंपल फंडा है। ओपनिंग स्टॉक अपन को गिवन है जी कितना है क्वेश्चन में, तो ओपनिंग स्टॉक अपन को दे रखा है 2 लाख। ठीक है गाइस, कितना दे रखा है ओपनिंग स्टॉक? 2 लाख। परचेज अपन ने फाइंड आउट करी है 13 लाख की। ठीक है गाइस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़ देते हैं। तो अब सीधे माइनस कराते हैं इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक कितने का दे रखा है जी? 3 लाख का अपन को क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। अगर अपन सीओजीएस निकालेंगे तो 13 लाख और 2 लाख, 15 में से 3 गए तो अपना 12 लाख सीओजीएस आ जाएगा। आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज अपन ने यहां से फाइंड आउट करेंगे टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर। परचेज में अपन ने क्या ऐड कराया जी? क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख का, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो परचेज में से वो एडजस्ट होके आया था, तो हमें टोटल परचेज निकालनी थी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में है कि नहीं, और क्लोजिंग स्टॉक अपन ने 3 लाख माइनस कराया तो अपन की सीओजीएस निकल के आ गई है 12 लाख। तो आई होप कि आपको ये तो चीज समझ में आ गई होगी कि सीओजीएस और टोटल परचेज। अब गाइस उन्होंने बोला कि क्रेडिटर को पेड कितना करा ड्यूरिंग द ईयर वो निकालना है, तो अपन एक काम कर लेते हैं, क्रेडिटर का अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, जो चीज अपन को चाहिए होती है अपन उसका अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्रेडिटर का अकाउंट प्रिपेयर किया, ठीक है, तो ये अपन को पता है कि किस तरीके से अकाउंट अपन लोग बनाते हैं। ये पर्टिकुलर हो गया, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, देन पर्टिकुलर, देन अमाउंट। ठीक है, अब सबसे पहले अपन होता है क्रेडिटर का जो ओपनिंग बैलेंस होता है जी वो होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
तो ओपनिंग बैलेंस अपन को क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस पर क्रेडिटर बैलेंस 1 अप्रैल 2019 तो कितना दिया हुआ है जी 3 लाख। ठीक है ना, इस बात समझ में। उसके बाद फिर अपन को परचेस दी थी जो कि अपन ने निकाली थी 30 लाख। अगर हम परचेस करेंगे तो अपन एंट्री पोस्ट करेंगे, जब भी परचेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो ऑलवेज क्रेडिट होती है, उधार होती है। तो एंट्री पोस्ट करते हैं परचेस अकाउंट DR2 क्रेडिटर। तो क्रेडिटर के अकाउंट में जी क्या जाएगा बाय परचेस। ठीक है, बाय परचेस कितना 13 लाख परचेस चाहिए। ठीक है, तो टोटल परचेस अपन 13 लाख करिए। उसके बाद इन्होंने जो अपनो ट्रायल बैलेंस दे रखा उसमें अपन को क्रेडिटर का बैलेंस दिया हुआ है, यानी क्लोजिंग कहलाएगा वो। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन अपन को क्रेडिटर का कितना बैलेंस दिया हुआ है जी 4 लाख। ठीक है गाइस, कितना दिया हुआ है 4 लाख। अब अपन इसमें बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे टू बैंक। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कितना अपन ने पेड किया क्रेडिटर को वो अपना निकल के आएगा। तो 16 लाख इधर का टोटल होता है और 16 लाख में से 4 लाख है तो अपन ने 12 लाख उनको टोटल पेमेंट करा है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। क्रेडिटर का जैसे अपन नॉर्मल बनाते हुए 11th 12th में सेम प्रोसीजर है। ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग बैलेंस लिखा, परचेस करिए वो लिख दिया 13 लाख की, यहां पर टोटल करके इसको लेस कराया तो अपन और क्रेडिटर को पेमेंट करने की एंट्री भी क्या पोस्ट होती है क्रेडिटर अकाउंट DR2 बैंक। तो आई होप कि ये क्रेडिटर का अकाउंट आपको समझ में आया होगा, परचेस समझ में आई होगी और COGS आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार जरा चेक कीजिएगा, COGS देख लो अपना 12 लाख आ रहा है, COGS 12 लाख आ गया और अपन ने 12 लाख रुपए का पेमेंट किया, बैलेंस फिगर निकल के आ गया। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर जो सेकंड है आपका वो दे रखा है आपको पेज नंबर 7.12 पे। ठीक है, इस पर दे रखा है पेज नंबर 7.12 पर। तो अपन इसको करने की कोशिश करते हैं 7.12। ठीक है, तो जैसे कि अपन ने इसमें COGS के बारे में समझ लिया, क्रेडिटर का बैलेंस कितना निकालना था वो अपन ने निकाल लिया और आपको एडजस्टेड परचेस का मतलब भी समझ में आ गया। जिस तरीके से ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक होता है और बाहर होता है उसका मतलब भी समझ में आ गया। इलस्ट्रेशन नंबर 2 बात करते हैं। ओपनिंग इन्वेंटरी दी हुई है, परचेस दिया हुआ है, कैरेज इनवार्ड है, वेजेस है, सेल है, रिटर्न इनवार्ड। रिटर्न इनवार्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवार्ड मतलब परचेस रिटर्न और क्लोजिंग इन्वेंटरी। इसने बोला रिक्वायर्ड फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट अपन को प्रिपेयर करना है मेसर्स ABC ट्रेडर्स का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड पास नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री बात कर रहा है। इजीली तरीके से करेंगे इन द जनरल प्रॉपर में मेसर्स ABC ट्रेडर्स यहां पे। ठीक है, अब जरा एक बात समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है ये बात की ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस नॉर्मल है, अकाउंट एक पर्टिकुलर अमाउंट कॉलम दे दिया उसमें हमको ये सब कुछ दे दिया है और अपन से ट्रेडिंग अकाउंट बनवा रहा है। तो अपन होता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे अपन किस तरीके से वो जरा देख लेते हैं अपन। पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है गाइस, डेट का कॉलम नहीं होता बता दिया, एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। सबसे पहले लिखेंगे यहां पर 2 ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है देख लीजिए, इन्वेंटरी यानी 1 लाख। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंटरी, स्टॉक मतलब इन्वेंटरी, परचेज दी हुई है तो अपन ने यहां पे लिखा थी 2 परचेज। तो गाइस परचेज जरा देखने की कोशिश करना कितना है 6,72,000 है। वो अंदर मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि जब आप नीचे आइए तो देर का रिटर्न आउटवार्ड, तो अपन इसमें से लेस करेंगे परचेज रिटर्न, या रेट में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवार्ड 72,000 का। तो अपन नेट परचेज यहां पर कितना दिखाने वाले हैं जी 6 लाख। ठीक है गाइस, उसके बाद अब आते हैं कैरेज इनवार्ड। तो अपन को पता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो 2 कैरेज इनवार्ड। ठीक है, कैरेज इनवार्ड कितने का दे रखा है? कैरेज इनवार्ड दे रखा है 30,000 का। उसके बाद आगे चलते हैं पर कैरेज इनवार्ड का वेजेस, ये भी अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं तो ये भी लिख दिया जी 2 वेजेस। और वेजेस कितने रुपए की दे रखी है अपन को 50,000, तो अपन ने वेजेस भी लिख दिया है 50,000। उसके बाद फिर सेल्स यहां पे लिखा अपन ने बाय सेल्स। ठीक है, और सेल्स के अपन अंदर लिखेंगे 11 लाख क्योंकि अपन को इसमें सेल्स रिटर्न भी दी हुई है। ठीक है, ये 11 लाख लिख दिया, लेस करेंगे इसमें से सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न कितने की दे रखी है यानी कि रिटर्न इनवार्ड अपन को दे रखी है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख तो अब इसमें से लेस करके यहां पे दिखाएंगे अपन 10 लाख। ठीक है, उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब ये मत कहना कि क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिखा है क्योंकि अंदर क्या ये कोई ट्रायल बैलेंस नहीं है इसलिए क्लोजिंग स्टॉक यहीं पर अपन को लिखना पड़ेगा। कोई एडजस्टमेंट का कोई सिस्टम नहीं है, नॉर्मल बैलेंस से लिखें पर्टिकुलर एक अमाउंट का। ठीक है, कोई ट्रायल बैलेंस नहीं है इसलिए क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है जी 2 लाख का अपन ने क्लोजिंग स्टॉक लिखा। ठीक है, उसके अलावा अब रिटर्न सब कुछ अपन कर चुके हैं, बस अपन को निकालना है 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, बैलेंसिंग फिगर अपन इसको निकाल लेंगे
इजीली तरीके से यहाँ पर टू बैलेंस है 12 लाख, ठीक है। 12 लाख में से अपन लेस कराएंगे तो देखिए 12 लाख में से लेस कराएंगे अपन 1 लाख, माइनस कराएंगे इसमें से 6 लाख, माइनस कराएंगे 30,000 और माइनस कराएंगे 50,000, तो ये आ जाएगा 4,20,000 अपन का इसमें जीपी, 4,20,000 दोनों साइड में टोटल करेंगे तो 12 लाख, ठीक है। तो ये है ट्रेडिंग अकाउंट, बहुत सिंपल सा था। सेल्स से रिटर्न लेस करा, क्लोजिंग स्टॉक का ओपनिंग परचेज कैरेज इनवर्ड और वेजेस। और मैंने आपको कल ये बात बताई थी, यानी लास्ट लेक्चर में बताई थी कि अपने 5 आइटम्स जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और बैलेंसिंग फिगर इसमें या तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है या फिर ग्रॉस लॉस आता है। अब गाइस इन्होंने हमसे सेकंड बात जो पूछी है वो इन्होंने बोला है कि अपन जनरल एंट्रीज में करेंगे, तो गाइस सिंपल सी जनरल एंट्रीज है, जैसे कल अपन ने बताई थी, यानी लास्ट लेक्चर में बताई थी। ट्रेडिंग अकाउंट डीआर, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू कैरेज इनवर्ड, टू वेजेस, ठीक है। ऐसे अगर अपन इसमें लिखेंगे तो सेल्स अकाउंट डीआर, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डीआर, टू ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि एंट्रीज तो बहुत सिंपल है। ट्रेडिंग अकाउंट डीआर, टू ओपनिंग स्टॉक, इस तरीके से आप इसकी एंट्रीज बना लेंगे। एंट्रीज में तो कोई सिस्टम है नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, बहुत ही इजीली वे में ये एंट्रीज पोस्ट आपकी हो जाएंगी। तो ये 7.12 में यानी जो पेज नंबर पे लेक्चर नंबर 2 था वो अपन को ये बता दिया गया, ठीक है। तो गाइस अब बात करने वाले हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, यानी कि इससे पहले अपन ने पढ़ा था ट्रेडिंग के बारे में, अब अपन पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो गाइस ये इसका एक फॉर्मेट है जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है, जो पर्टिकुलर अमाउंट। अब इसमें क्या क्या चीजें अपन को पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट से या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो सीआर साइड जाता है और ग्रॉस लॉस आता है तो डीआर साइड जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ एक्सपेंसेस जाते हैं, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएंगे पी&एल में। तो कुछ एक्सपेंसेस के नाम जैसे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है, और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जैसे सैलरी हो गई, ऑफिस रेंट हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ऑडिट फीस हो गई, लीगल चार्जेस एटसेट्रा, ये सारे के सारे अपने कौन से मैनेजमेंट एक्सपेंसेस यानी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जो खर्चे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मतलब जहां पर कागज से रिलेटेड यानी कि अपने काम होते हैं, वर्क होते हैं, ठीक है। और उसके बाद टू मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, तो मेंटेनेंस किसका हो गया, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स हो गया, ठीक है। मशीनरी का रिपेयर एंड रिन्यूअल्स कराएंगे अपन। डेप्रिसिएशन लगाते हैं अपन फिक्स्ड असेट में भी अपन को पता है टेंजिबल में ये लगता है, ठीक है। और वो भी किसको छोड़ते हुए, लैंड को छोड़ते हुए, एक्सेप्ट लैंड, लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जिसमें एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, बैड डेब्ट आ जाएगा, सेलिंग कमीशन ले लेंगे, एटसेट्रा आ जाएगा, कैश आउटवर्ड आ जाता है, यानी ये सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं, यानी फाइनेंशियल से रिलेटेड है, कोई भी आपने लोन वगैरह ले रखा है उस पर इंटरेस्ट वगैरह या डिबेंचर वगैरह कुछ होते हैं तो सबसे, तो फाइनेंशियल में जैसे बैंक चार्जेस हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, अगर आपने लोन ले रखा तो उस पर इंटरेस्ट लेंगे एटसेट्रा, ये सारे के सारे अपने फाइनेंशियल होते हैं। उसके बाद आता है जी एबनॉर्मल लॉस, वो लॉस जो बिजनेस का नहीं होता है, यानी बिजनेस उस चीज में डील नहीं करता लेकिन फिर भी उसको लॉस होता है, उसे एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हमारे एबनॉर्मल लॉस होते हैं, उनको हमको पी&एल पे दिखाना होता है। अगर उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब अदर आइटम की बात करें, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया आपको एटसेट्रा, ठीक है, बिजनेस के अंदर। नॉन ट्रेडिंग इनकम, ठीक है, नॉन ट्रेडिंग जैसे बैंक इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड फ्रॉम शेयर से रिसीव हो रहा है, ये सारे के सारे नॉन ट्रेडिंग इनकम, यानी बिजनेस की इनकम नहीं होती है, अदर इनकम होती है। एबनॉर्मल गेन होते हैं जो बिजनेस का नहीं होता, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी को बेचने पर अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, या इन्वेस्टमेंट को बेचने पर अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, सेल करने पर कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो वो एबनॉर्मल गेन आता है। अब या तो नेट प्रॉफिट आएगा तो उसको अपन कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, या नेट लॉस आएगा तो उसको भी अपन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बस फर्क इतना होता है कि कैपिटल अगर नेट प्रॉफिट आता है तो हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, और अगर हमारा नेट लॉस आता है तो हमारी कैपिटल डिक्रीज होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कैपिटल में अपन लोग नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं और नेट लॉस को लेस करते हैं, ड्राइंग को अपन लेस करते हैं क्योंकि ड्राइंग से हमारी कैपिटल कम होती है, एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो ऐड करते हैं, ठीक है। कैपिटल विड्रॉन करते हैं, यानी कैपिटल कुछ पार्ट निकाल लेते हैं तो अपन माइनस करते हैं, तो ये कुछ था कैपिटल के अंदर। तो ये गाइस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो कि मैंने आपको समझाया। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, यानी ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आएगा, या ग्रॉस लॉस आ गया या ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये मैनेजमेंट एक्सपेंसेस बताया, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बता दी, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल लॉस मैंने आपको बताया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह, या नेट प्रॉफिट आएगा। या फिर यहां पे अदर इनकम्स में डिस्काउंट कमीशन बताया, नॉन ट्रेडिंग इनकम में बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड फ्रॉम शेयर, एबनॉर्मल गेन में बता दी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टमेंट। एबनॉर्मल क्यों होता है उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। वो यानी कि अगर हमारा बिजनेस है, मान के चलते कपड़े का, तो इसका मतलब उसका मशीनरी बेचना कोई यानी कि बिजनेस तो नहीं है ना, मशीन को खरीदना बेचना, वो मशीनरी को खरीदता है अपने बिजनेस में लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलाने के लिए। अगर उसको मान के चलो खराब हुई है, उसको बेचने से उसको कोई प्रॉफिट होता है तो वो हमारी एबनॉर्मल गेन होता है, हमारी वो बिजनेस की इनकम नहीं है इसलिए, ठीक है। ऐसे उसको बेचने से अगर लॉस होता है तो एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा,
ठीक है गाइस, तो आई होप कि ये आपको पी एंड एल अकाउंट आपको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा इसमें डिफिकल्टीज कुछ नहीं, क्योंकि अपन 11th क्लास में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, और अपन यहाँ पे फाउंडेशन के अंदर भी अपन इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सिस्टम। ठीक है, अब अपन इसमें कुछ पॉइंट्स के बारे में जो कि आपके फाउंडेशन की बुक में जो दिया हुआ है, कुछ पॉइंट्स उसके बारे में जिक्र करेंगे, जैसे अभी ड्राइंग के बारे में अपन जानने वाले हैं। ठीक है, तो वो समझते हैं कि क्या सिस्टम है, तो वो इन्होंने बताया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने मॉड्यूल पर अगर हम बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले आपको दे रखा है ड्राइंग। क्या दे रखा है जी? ड्राइंग। तो अपन ने बात कर ली थी कि ड्राइंग जो अपन करते हैं पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग होती है, बिजनेस से पैसा निकालना, तो उससे या कुछ भी करना, ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए होती है, तो वो उससे हमारी कैपिटल कम होती है। तो कैपिटल का बैलेंस होता है सीआर, और जब हमारी कैपिटल कम होगी तो डीआर हो जाएगा। तो एंट्री पोस्ट होती है जी कैपिटल अकाउंट डीआर टू ड्राइंग अकाउंट, या आपने पढ़ी है, यानी कैपिटल अकाउंट डीआर टू ड्राइंग, ड्राइंग करने से हमारी कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो कैपिटल अकाउंट डीआर टू ड्राइंग, ये जो बिजनेसमैन होता है वो अपने पर्सनल यूज के लिए करता है, इसे बोलते हैं ड्राइंग। तो कैपिटल अकाउंट डीआर टू ड्राइंग, उससे उसकी कैपिटल कम होती है। ठीक है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकालता है या कुछ भी करता है, तो उससे कैपिटल कम होगी, तो कैपिटल अकाउंट डीआर टू ड्राइंग कहलाएगी। आई होप कि ड्राइंग भी आपको समझ में आया होगा। हालांकि ड्राइंग अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं अकाउंटिंग ग्लॉसरी के अंदर। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट में और भी दिक्कत आ रही हो तो आप मेरा लेक्चर नंबर 6 देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 7 देख सकते हैं। ठीक है जी, तो अभी कैपिटल अकाउंट डीआर टू ड्राइंग के बारे में समझ लिया है जी। उसके बाद आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी हमारा पर्सनल यूज है, इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स से भी हमारा क्या है? पर्सनल। हाँ, एक बिजनेस में ये पर्सनल होता है, लेकिन इनकम अगर हम बात करें कंपनीज के बारे में, तो इनकम टैक्स एक अदर एक्सपेंसेस माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल माना जाता है, तो ये भी क्या होता है? ड्राइंग होती है। आई होप कि आपको समझ रहा हूं, इससे भी हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, सेव एंट्री पोस्ट हो जाएगी। जैसे कि अब इसके बाद तीसरा पॉइंट दे रखा है डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलाउड। तो पहले इनकम टैक्स की भी अगर एंट्री पोस्ट करना चाहेंगे, तो जैसे ड्राइंग की करिए, सेव इसकी भी अपन पोस्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगी एंट्री कैपिटल अकाउंट डीआर टू इनकम टैक्स। ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल यूज है। ठीक, तो इनकम टैक्स भी, अब इससे हमारी कैपिटल कम होगी। थर्ड पॉइंट दे रखा है डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलाउड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी अपन को पता है, डिस्काउंट अलाउड भी अपन को पता है, और अपन को दो डिस्काउंट के बारे में पता है, कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? अपन को सेल बढ़ानी होती है, तो उसके लिए अपन लोग क्या देते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट होता है इमीडिएटली पैसा रिसीव हो जाए हमको, उसके लिए अपन कैश डिस्काउंट देते हैं। अपन को ये बात पता है कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री पोस्ट नहीं होती है, कैश डिस्काउंट की एंट्री पोस्ट होती है। ठीक है ना गाइस, तो वो अपन को डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड के बारे में दिया हुआ है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, अब उसके बाद गाइस इन्होंने जो दे रखा है, तो ये तो हो गया अपना डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलाउड। रिसीव मतलब मिलेगा, अलाउड हम देंगे। उसके बाद दे रखा है जी रीबेट। रीबेट का मतलब क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जो रीबेट होती है, तो रीबेट में हम लोग क्या करते हैं कि रीबेट होता है कि जैसे मान के चलते हैं हमने डेटर को सेल करें, डेटर को सेल करी, तो हमने उसको बोला कि भैया हमें 15 दिन में पेमेंट दे देंगे। अगर हम हमें 15 दिन में पेमेंट देंगे, तो हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे अलग से। ठीक है, 2% रीबेट देंगे, छूट देंगे, उसे बोलते हैं छूट देना, रीबेट। तो सपोज दैट 15,000 रुपए की सेल करी थी उधार, उसको बोला कि अगर आप 15 डेज में अगर आप दे देते हैं, तो आपको 4% का रीबेट दिया जाएगा, 4% की छूट दी जाएगी। तो उसने 15 दिन के अंदर दे दिया, तो 15 दिन के अंदर अगर वो 4% छूट दे देता है पहले, तो उसको 4% मिलेगा, तो इसका मतलब उसे कितने रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा? 600 का उसको डिस्काउंट दिया जाएगा। आई होप के बात समझ में आ रही है। रीबेट, अब गाइस रीबेट की एंट्री क्या होती है, जरा उसको समझने की कोशिश करो। सपोज दैट पैसा आया है मेरे पास बैंक अकाउंट डीआर 14,600, सॉरी 14,400, फिर अपन करते हैं रीबेट अकाउंट डीआर 600 रुपए और टू डेटर अकाउंट टोटल 15,000 से, यानी कि बैंक अकाउंट यार 14,400, रीबेट अकाउंट यार 600 और टू डेटर अकाउंट 15,000। तो ये रीबेट है। ठीक है, डिस्काउंट अलग होता है, रीबेट। रीबेट होता है कि आपको एक टाइम ड्यूरेशन दिया गया होता है, और उस ड्यूरेशन के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको ये रीबेट दी जाती है। तो ये भी एज अ लॉस ही होता है, एज अ एक्सपेंसेस ही। तो हमारा बात समझ में आई, यानी बैंक अकाउंट या रीबेट अकाउंट या टू डेटर अकाउंट ये एंट्री पोस्ट होती है। लेकिन अगर कोई 15 दिन के बाद पेमेंट करता, तो सीधे सीधे एंट्री पोस्ट होती, पूरे 15,000 रुपए उससे हमें मिलते हैं। बैंक अकाउंट डीआर टू डेटर अकाउंट अपन को पूरे 15,000 रुपए से ये एंट्री पोस्ट होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। रीबेट अपन लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि बीआर में और बीपी के उसमें भी चैप्टर में था रीबेट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये रीबेट था, रीबेट। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट बैड डेट।
अभी बात समझ आ रही है? अब ये जो रीबेट था, अब ये जो लॉस हो गया इसको अपन पी एंड एल में भी ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या पोस्ट होगी जरा समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू रीबेट, क्योंकि ये लॉस है तो ये पी एंड एल में हो गया जी 600 रुपए। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी पहले अपन ने एंट्री पोस्ट करी, बैंक अकाउंट दिया, रीबेट अकाउंट दिया टू डेटर, जो रीबेट लॉस है उसको पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया, पी एंड एल अकाउंट दिया टू रीबेट अकाउंट कर दिया 600 से। तो आई होप कि आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी अच्छे से। उसके बाद बैड डेब्ट दे रखा है। बैड डेब्ट के बारे में आपको अच्छे से पता है कि बैड डेब्ट क्या होता है। अगर इसको हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो डूबल ट्रेड होता है। मतलब अपन ने सेल करी उधार और किसी बंदे ने हमको पैसा नहीं चुकाया तो वो हो जाता है जी बैड डेब्ट। ठीक है गाइस, अब बैड डेब्ट की जरा एंट्री समझने की कोशिश करते हैं क्या होती है बैड डेब्ट की एंट्री। बैड डेब्ट्स, ठीक है, तो बैड डेब्ट की एंट्री होती है कि बैड डेब्ट अकाउंट डीआर टू डेटर अकाउंट, ये हो गई एंट्री। बैड डेब्ट अकाउंट डीआर टू डेटर। अब ये जो बैड डेब्ट है इसको अपन ट्रांसफर करेंगे पी एंड एल से, क्योंकि लॉस है तो पी एंड एल अकाउंट डीआर टू बैड डेब्ट अकाउंट। ठीक है ना, इसको अपन जैसे अपन रीबेट कराया कैसे अपन बैड डेब्ट करा दिया। ये तो हो गया बैड डेब्ट। अगर अपने पास प्रोविजन बना हुआ है तो बैड डेब्ट को हमेशा प्रोविजन से सेटअप कराते हैं। तो अपन एंट्री पोस्ट करते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डीआर टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। ठीक है, तो ये प्रोविजन से सेट होता है। अगर अपने पास प्रोविजन बनाया हुआ है तो अपन पी एंड एल की जगह पे क्या वर्ड यूज कर लेते हैं प्रोविजन। यानी कि हमें एक प्रोविजन अगर हमने बना रखा है बैड डेब्ट के लिए क्योंकि वो भी पी एंड एल से बनता है, तो उस के बाद जो बैड डेब्ट होगा उसे अपन प्रोविजन सेटअप करेंगे। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट डीआर टू बैड डेब्ट अकाउंट। आई ओके, याद तो समझ में आओ बैड डेब्ट टू डेटर, तो पी एंड एल टू बैड डेब्ट, यानी जो बैड डेब्ट लॉस उसको पी एंड एल सेटअप कराया। अगर अपन का बैड डेब्ट के लिए प्रोविजन बनाया तो प्रोविजन से सेटअप कराते हैं, वहां पे पी एंड एल वर्ड यूज नहीं होता। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आता है जी क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में उन्होंने दिया हुआ है। तो अपन को ने जैसे जैसे एंट्रीज पढ़ी थी, यानी कि अपन ने जो भी पी एंड एल अकाउंट पढ़ा था सेम एंट्रीज पोस्ट ली थी। जैसे पी एंड एल अकाउंट डीआर टू जितने भी एक्सपेंसेस थे, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल लॉस हो, तो इस तरीके से। और अगर हमारी बाई साइड जो थी तो अपन ने एंट्री डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट दिया, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट दिया टू पी एंड एल, ठीक है। और भी इधर जो भी चीजें होंगी वो अपनी इस तरीके से एंट्री पोस्ट होगी। तो आई होप कि एंट्री तो आपको इजीली वे में समझ में आ जाएगी। इसमें दे भी रखी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू सैलरी टू रेंट, जो टू साइड आएंगे तो पी एंड एल अकाउंट डीआर टू, और यहां जो आएगा उसमें अपन कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डीआर, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डीआर टू पी एंड एल, ठीक है गाइस, तो पी एंड एल में सीआर होगी। तो इस तरीके से ये एंट्री तो आप लोग इजीली वे में इनको कर लोगे, एंट्रीज तो आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, बात समझ में आई। तो गाइस ये थी अपने पी एंड एल के कुछ पॉइंट्स थे जो उन्होंने अलग से डिस्क्राइब किए हुए थे। क्लोजिंग एंट्रीज भी दी हुई है। हां, अब अगर नेट लॉस आता है, ठीक है जी, नेट लॉस, तो नेट लॉस को अपन ट्रांसफर करेंगे जी कैपिटल के अकाउंट के अंदर। तो भाई यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट होगा, ठीक है, और नेट प्रॉफिट आए और ऐसे नेट लॉस आएगा तो उसको भी अपन कैपिटल, तो उसकी भी एक इन्होंने एंट्री दी हुई है। अगर गाइस मान के चलते हैं नेट प्रॉफिट है, क्या है जी, नेट प्रॉफिट, तो इसकी एंट्री जरा देखने की कोशिश करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर हमारा नेट लॉस दे रखा है तो इससे हमारी कैपिटल कम होगी, तो अपन एंट्री पोस्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस सीआर होता है। अगर वो और इंक्रीज होगी तो और सीआर होगी, और अगर वो लॉस है तो डिक्रीज करेंगे अपन कैपिटल को तो डीआर होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये नेट लॉस होगा तो उसकी एंट्री है, और नेट प्रॉफिट होगा तो उसकी एंट्री है। अपन ने लिखा था ना क्या, नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो वो ये वाली एंट्रीज है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब उसके बाद अपन बात करते हैं इसके इलस्ट्रेशंस के बारे में। तो जैसे इलस्ट्रेशन नंबर इसमें थर्ड दिया हुआ है, जो कि अपन समझते हैं कि इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। तो इलस्ट्रेशन नंबर जो थर्ड दिया हुआ है अपन को, वो लेकर पेज नंबर आपके पे दिया हुआ है 7.18 पे, ठीक है, कितने पे दिया हुआ है 7.18 पे ये आपको दिया हुआ है। तो जरा इसको भी अपन समझ लेते हैं। 7.18 पेज नंबर है, इलस्ट्रेशन नंबर जो अपन कर रहे हैं वो है थर्ड, ठीक है। इसमें लिखा हुआ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2020 वर एज फॉलो। ग्रॉस प्रॉफिट अपन को दिया है 4,20,000 का, सैलरी 1,10,000 की दी हुई है, डिस्काउंट अपन को सीआर दे रखा है, इसका मतलब है रिसीव्ड है। अगर कोई चीज सीआर बैलेंस इसका मतलब रिसीव्ड हुई है, तो 18,000 डिस्काउंट डीआर दे रखा है, इसका मतलब वो अलाउड हुआ है। 19,000 बैड डेब्ट
डेप्रिसिएशन, लीगल चार्जेस, कंसल्टेंसी फीस दी हुई है, ऑडिट फीस दी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए हुए हैं, टेलीफोन एंड पोस्टेज एंड टेलीग्राम दिया हुआ, स्टेशनरी दिया हुआ, इंटरेस्ट पेड और लोन दिया हुआ 70,000 का। इसने हमसे पूछा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, शो द नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज इन द जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो जरा अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से अपन इसमें पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन इसकी एंट्रीज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें भी एंट्री भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो यहां पे लिखा है अपन ने पर्टिकुलर अमाउंट, देन पर्टिकुलर, देन अमाउंट। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहां पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट अपन को ऑलरेडी दिया हुआ है और वो कितने का दिया हुआ है, 4,20,000 का। ठीक है, 4,20,000 का दिया हुआ है। और इसका सैलरी दी हुई है, अपन को पता है कि सैलरी एक्सपेंसेस है, तो यहां पे लिखेंगे अपन टू सैलरी। और सैलरी अपन को कितने की दी हुई है जी, 1,10,000 की। ठीक है गाइस, 1,10,000 की सैलरी दी हुई है। उसके बाद दिया हुआ डिस्काउंट सीआर बैलेंस, तो अपन यहां पे लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है गाइस, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अपन ने यहां पे लिख दिया है 18,000 का, क्योंकि सीआर बैलेंस दिया हुआ है इसलिए उसमें। और यहां पे लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड में डीआर बैलेंस दिया हुआ है कितने का जी, 19,000 का। उसके बाद आपको दिया हुआ है जी बेड डेप्ट, तो बेड डेप्ट भी लॉस है, तो अपन यहां लिखेंगे टू बेड डेप्ट। ठीक है, बेड डेप्ट कितने के दिए हुए हैं जी, 70,000 के। उसके बाद जी नेक्स्ट चलते हैं, बेड डेप्ट के बाद आपको दिया हुआ है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा इसमें। तो डेप्रिसिएशन अपन को कितने का दे रखा है इसमें, 65,000 का। उसके बाद अपन को दे रखे हैं इसमें लीगल चार्जेस, तो इसमें लीगल चार्जेस भी आ जाएंगे जी। तो लीगल चार्जेस कितने के दिए हुए हैं इसमें, दिए हुए हैं 25,000 के। लीगल चार्जेस के बाद इसमें दिया हुआ कंसल्टेंसी फीस, कंसल्टेंसी फीस दी हुई है। तो गाइस कंसल्टेंसी फीस जो दी हुई है वो कितने की दी हुई है, 32,000 की। ठीक है, उसके बाद अपन को इसमें दिया हुआ है ऑडिट फीस, तो लिखेंगे यहाँ पे टू ऑडिट फीस, क्योंकि ये भी अपना खर्चा है, एक्सपेंसेस है। ऑडिट फीस दे रखी है 1,000 की। उसके बाद दे रखा है इसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो वो भी लिखेंगे अपन टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने का दे रखा है, 17,000 का दे रखा है। उसके बाद दे रखा है टू टेलीफोन पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टू टेलीफोन पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड यानी टेलीफोन पोस्टेज एंड टेलीग्राम का खर्चा जो अपन को दिया हुआ है वो दिया हुआ है जी 12,000 का। ठीक है, उसके बाद अपन को दे रखा है स्टेशनरी, तो ये भी खर्चा है, तो टू स्टेशनरी कितने की दे रखी है, टू स्टेशनरी 27,000 की दे रखी है। ठीक है, उसके बाद फिर अपन को दे रखा है इसमें इंटरेस्ट लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट लोन दे रखा है अपन को 70,000 का। ठीक है, इसके अलावा और कुछ अपन को नहीं दे रखा है। अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि अपन को प्रॉफिट हुआ है या लॉस, यानी नेट प्रॉफिट देन नेट लॉस। ठीक है, तो अपन यहाँ पे पहले टोटल करते हैं, 4,20,000 प्लस 18,000। अगर यहाँ का टोटल की बात करें तो 4,38,000 आ जाता है। ठीक है, 4,38,000 यहाँ का टोटल आ जाता है। उसमें से अपन इसमें से लेस कराते हैं। सबसे पहले 1,10,000, फिर लेस कराएंगे तो 19,000, फिर लेस कराएंगे इसमें 17,000, फिर लेस कराएंगे इसमें से 65,000, फिर लेस कराएंगे इसमें से 25,000, फिर लेस कराएंगे इसमें से अपन 32,000, फिर अपन लेस करेंगे 1,000, फिर लेस कराएंगे इसमें से 17,000, फिर लेस कराएंगे इसमें से 12,000, फिर लेस कराएंगे इसमें से 27,000 और फिर लेस कराएंगे इसमें से 70,000। तो गाइस ये जो अपना प्रॉफिट आ रहा है ये आ रहा है 43, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। ठीक है गाइस, टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आया है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट करेंगे 43,000 का, और यहाँ पे जो 43,000 का यहाँ लिख देंगे 43,000 आ गया, और उसके बाद जो टोटल यहाँ नीचे लिखेंगे 4,38,000 दोनों साइड का।
ठीक है। तो ये तो है अपना एंट्री, यानी कि अपन सॉरी ये अपन ने अकाउंट बनाया है पी एंड एल, यानी सारे खर्चे और जो इनकम थी वो एक इनकम थी डिस्काउंट रिसीव, तो अपने टोटल करके बैलेंस शीट में निकाल नेट प्रॉफिट आ रहा है 43,000 का। ठीक है। अब गाइस जैसे अपन इसको एंट्रीज की बात करते हैं, जैसे कि इसमें एंट्रीज के लिए भी अपन से बोला है, तो एंट्रीज करते हैं। तो जैसे अपन एंट्रीज, तो मैं यहां से इसको इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा, तो आई होप कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो मैं इसको यहां से थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं और फिर मैं आपको एंट्री समझा रहा हूं। ठीक है। मैं गाइस एंट्रीज का कोई फॉर्मेट नहीं बनाता क्योंकि वो आपको आता है, मैं आपको एंट्रीज समझा रहा हूं कि किस तरीके से करना है। ठीक है। जैसे ये वाली एंट्री अपन को करनी है, तो एंट्रीज को जरा ध्यान से समझना। पहली एंट्री यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2, सैलरी कितना 1,10,000, 1,10,000। ठीक है। टू सैलरी अकाउंट 1,10,000, उसके बाद टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है। कितना दे रखा है जी 19,000 का दे रखा है। उसके बाद टू बैड डेब्ट दे रखे हैं, तो इस तरीके से अपन ने बैड डेब्ट्स लिख दिए। बैड डेब्ट्स कितने के दे रखे हैं 17,000 के दे रखे हैं। ऐसे अपन को दे रखा है टू डेप्रिसिएशन, तो अपन ने टू डेप्रिसिएशन लिख दिया। ठीक है गाइस। तो डेप्रिसिएशन कितने का दे रखा है 65,000 का लिख दिया जी। डेप्रिसिएशन के बाद दे रखे हैं लीगल चार्जेस, तो अपन ने लिख दिया टू लीगल चार्जेस अकाउंट में, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं 25,000। ठीक है। लीगल चार्जेस के बाद आपको दे रखा है टू कंसल्टेंसी फीस अकाउंट, कितने रुपए का दे रखा है जी 32,000 का दे रखा है। ठीक है। उसके बाद आपको ऑडिट फीस दे रखी है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया टू ऑडिट फीस अकाउंट लिख दिया। ऑडिट फीस आपको दे रखी थी 1000 की। ठीक है। उसके बाद आपने ऑडिट का टू टेलीग्राम सॉरी टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रखा है आपको, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट, वो कितने का दे रखा है जी 17,000 का दे रखा है, तो वो भी अपन ने यहाँ लिख दिया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का टू टेलीफोन और पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का ये खर्चा दे रखा है अपन को 12,000 का, तो ये अपन ने 12,000 लिख दिया। उसके बाद अपन को टू स्टेशनरी दे रखी है, टू स्टेशनरी दे रखा है और टू इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी अकाउंट, ये भी अकाउंट, ये भी अकाउंट। तो ठीक है। स्टेशनरी अपन को 27,000 की दे रखी है, तो वो अपन ने लिख दी। और अपन को इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है 70,000 का, तो वो भी अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। अब अपन सबको ऐड करेंगे तो अपना जो टोटल आएगा वो आएगा 3,95,000। ठीक है। कितना आएगा 3,95,000। तो ये एंट्री पोस्ट हो गई। तो पी एंड एल अकाउंट या टू सैलरी टू डिस्काउंट ये सारी की सारी अपन एंट्रीज पोस्ट करी। तो गाइस आप जाकर चेक करेंगे तो एंट्री में आपको पहला मिल जाएगा 3,95,000। ऐसे अपन दूसरी एंट्रीज पोस्ट कर लेते हैं। ठीक है। और आपको ये वाली एंट्री अच्छे समझ में आ गई होगी। अब अपन सेकंड एंट्रीज की बात कर लेते हैं। ठीक है। अब अपन सेकंड की एंट्रीज की बात करेंगे तो वो कौन सी करेंगे डिस्काउंट रिसीप्ट की। तो सेकंड एंट्री हो गई डिस्काउंट रिसीप्ट अकाउंट DR2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने का गाइस 18,000 रुपए का। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो अकाउंट अगर आता है तो एंट्री अपन इजीली में कर सकते हैं। तो डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो पी एंड एल में CR और जो लॉस होता है वो पी एंड एल में DR होता है। पी एंड एल प्रॉफिट के केस में खुद CR होता है और लॉस के केस में खुद DR होता है। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड एंट्री की। अब अपन हुआ नेट प्रॉफिट, अपन ने एंट्री पोस्ट करी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2 नेट प्रॉफिट आएगा इसका समझ में, टू नेट प्रॉफिट अकाउंट कितने का हुआ है तो 43,000 का। ठीक है। अपन को पता है कि इस नेट प्रॉफिट को अपन लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, तो अपन एंट्री क्या पोस्ट करेंगे कि नेट प्रॉफिट अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट, कितने का गाइस 43,000 का। आ रही है समझ में। पी एंड एल अकाउंट या नेट प्रॉफिट ये एंट्री पोस्ट हुई, तो नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर, नेट प्रॉफिट अकाउंट या कैपिटल। और हम चाहें तो इस दोनों एंट्री की जगह पे एक, क्योंकि नेट प्रॉफिट यहाँ पे CR हुआ यहाँ DR, तो अल्टीमेटली एंट्री बन सकती है पी एंड एल अकाउंट DR2 कैपिटल। ये वाली एंट्री भी इसकी हो सकती है पी एंड एल अकाउंट DR2 नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट अकाउंट, कितने की है 43,000 का। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। डिस्काउंट रिसीप्ट टू पी एंड एल अकाउंट टू नेट प्रॉफिट, ये वाली एंट्री नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, और इन दोनों की जगह ये एंट्री पोस्ट कर दी पी एंड एल अकाउंट DR2 नेट प्रॉफिट यानी कि सॉरी पी एंड एल अकाउंट DR2 कैपिटल। तो नेट प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट कट गया, तो टू कैपिटल अकाउंट कितने का गाइस 43,000 का, यानी पी एंड एल अकाउंट DR2 कैपिटल, इसकी एंट्री पोस्ट हो गई। और इन दोनों एंट्री की जगह पे ये एंट्री अपन पोस्ट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस बात कर लेते हैं इसकी एक एंट्री के बारे में, वो है ग्रॉस प्रॉफिट की।
ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ एंट्री की जगह पे आप ये वाली एंट्री पोस्ट कर सकते हैं, P&L अकाउंट दिया टू कैपिटल, सीधे प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की कैपिटल। अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में, जो कि अपन ने जिक्र किया नहीं, उसकी एंट्री हमको पहले करनी थी कि ग्रॉस प्रॉफिट आया है 4,20,000 का। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो आया है उसकी एंट्री अपन ने जब यहाँ पे पोस्ट करी है तो क्या एंट्री पोस्ट करी, एंट्री पोस्ट हुई है जी ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट दिया टू P&L अकाउंट, कितने का जी 4,20,000 का। तो ये अपन ने एंट्री पोस्ट कर दी है। तो ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट दिया टू P&L, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट अपन ने लिखा 4,20,000 का। तो ये वाली एंट्री भी आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सारी की सारी आपको ये एंट्रीज यहाँ पे दी हुई है, डिस्काउंट रिसीप्ट की, ग्रॉस प्रॉफिट की भी। तो जैसे जैसे अपन ने ये करा है सेम उसी तरीके से यहाँ पे एंट्री दे रखी है, कि आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो कि अपन ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है गाइस। इसके नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं, ठीक है। इसका आप रिवीजन करते रहना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने बताया है आपको कमेंट सेक्शन में लिख दें, जिससे कि मैं उसको आपके लिए क्या कर दूं, सॉल्व कर दूं। तो ठीक है गाइस, अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।